looks like this, तो आपने बना दिया, बट यू आर डेफिनेटली गोइंग टू चेक इट ना, आप उसका फिजिकल अपीयरेंस देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं यार ये शाही पनीर जैसा लग तो नहीं रहा, कुछ और भी शायद डलता है, या मे बी दिख तो वैसा ही रहा है पर टेस्ट वैसा नहीं कर रहा. तो व्हाट आर यू डूइंग, यू प्रिपेयर्ड शाही पनीर एंड नाउ यू आर चेकिंग इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज, and then you are also checking its chemical reactions, whether it is actually the same, and the variations and whatever the things are going to give you. So alkanes में भी यही है, हम पहले prepare करते हैं, फिर verify करते हैं कि वो physical properties हैं उसमें या नहीं, और how is it going to react with other substances. That's what is known as chemical reactions. So alkanes are definitely produced or prepared from unsaturated hydrocarbons. This is the best or सबसे easy method. Alkenes है, alkynes है, दोनों में अनसैचुरेशन है, एक में डबल बॉन्ड है, एक में ट्रिपल बॉन्ड है. अल्टीमेटली जैसे आप उसमें हाइड्रोजन गैस ऐड करते हैं, जैसे H2 ऐड करते हैं, तो वो उसके डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को खत्म कर देता है. बट सिंस हाइड्रोजन इज अ गैस एंड इट इज नॉट अ वेरी वेरी रिएक्टिव गैस, so it requires certain catalyst, and these catalysts are inert metal like platinum, palladium or nickel. Okay, so these three are the best catalyst or metal catalyst, we would say, are used to do this reaction. Since hydrogen is being added, the reaction is known as hydrogenation. So it's a simple process, and if you can see clearly here, there is this double bond, you added hydrogen, one hydrogen goes to one carbon and another hydrogen goes to another carbon, and automatically that unsaturation thing is automatically gone. If it is triple, suppose, then you will have to add 2 molecules of hydrogen. Then again पहले एक हाइड्रोजन जाएगा, फिर 2 हाइड्रोजन जाएंगे, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं. So that is why you can see 2H2 is mentioned here. So basically 2H2 का मतलब है 4 hydrogens. So 4 hydrogen का मतलब है 2 हमने इधर भेज दिए और 2 हमने इधर भेज दिए. So ultimately your that particular compound जो है वो आपका stable हो गया. ये बॉन्ड आप दिखा देना, अगर आप बॉन्ड नहीं दिखाते हैं, ये डॉट का मतलब यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं होता. जब आप नॉर्मली भी लिखते हैं तो यू जस्ट सिंपली राइट CH3 CH2, तो उसको दिखाने के लिए वो डॉट यहाँ पर आपको समझाने के लिए दिखाया गया है कि इफ यू लुक एट दिस कार्बन इट इज एक्चुअली बैलेंस्ड. So if you write in exam, just either write a bond or you write CH3 CH2 CH3. Don't put a dot here. Here dot has been put just to make you understand कि ये जो पर्टिकुलर वेरिएशन हमने लाए हैं वो एक साथ है. ऑल्सो इफ यू सी ऑन द एरो, सिंस ऑन प्रेजेंटेशन और एरो पे चीजें डालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो ये जो चीज है अगर आप देखेंगे एरो के बीच में लिखी गई है, तो जब आप नोटबुक में लिखेंगे तो आप उसे एरो के ऊपर लिखेंगे एज प्लैटिनम, पैलेडियम और निकल. यहाँ पर ये उसी को दिखाने के लिए लिखा गया है कि हम लोग जो है वो कैटलिस्ट का यूज कर रहे हैं. सो इफ यू आर गोइंग टू राइट इट, यू आर गोइंग टू राइट द एरो एंड यू विल राइट द PT, PD and all those things here. Next method of preparing alkanes is alkyl halides. Now alkyl halides are the ones जिनको हम RX लिखते हैं in general, और R का मतलब आपको समझ आता है एज एल्काइल. किसी भी एल्केन में से जब आप एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं तो वो बन जाता है एल्काइल. सो एल्काइल हैलाइड्स का मतलब है व्हेन सच एल्काइल इज कंबाइंड विद एनी हैलोजन. इट कैन बी Cl, इट कैन बी Br, इट कैन बी F, इट कैन बी I. And when you treat this alkyl halide with zinc and dilute hydrochloric acid, it gives you alkenes. अब वो कैसे होता है, अगर अगेन आप रिएक्शन को देखेंगे, ये वाला जो आपका है ये पूरा एरो पर है, ठीक है. H+ यहाँ जो दिखा रहा है, H+ is signifying dihydrochloric acid and zinc is signifying the metal. Please understand, जब हम ऑर्गेनिक रिएक्शंस करते हैं तो H+ या HCl एक ही बात होती है, बिकॉज अल्टीमेटली आप कोई भी एसिड डाल रहे हो तो वो आपका प्रोटॉन डोनर है, यानी हाइड्रोजन डोनर है. सो हम H+ लिखते हैं. ये बात मैं अब आपको क्यों बता रही हूँ, बिकॉज 11th और 12th में जब भी आप रिएक्शंस देखेंगे
majorly see that the entire acid is not written and only H plus is mentioned. For bases, we only write OH minus. We might not write NaOH. So if OH minus is written, that also makes it very clear and evident that some base is being used. And if it's H plus, then also it's very clear that some acid has been used. So zinc and H plus is on the arrow and I have encircled it. Now, whenever you are using any alkyl halide, which is this, and reacting with H, this H goes along with Cl, so it forms HCl, and another H of the hydrogen gas goes with the alkyl and forms the alkane. So it's pretty simple क्योंकि आप H2 के साथ एल्काइल हैलाइड्स की रिएक्शन कर रहे हैं एंड सपोज मेरे पास एक कोई भारी भरकम सा सब्सटेंस है लाइक आई हैव C3H7F. Now you clearly know what it is because you just have to see the number of carbons. Number of carbons is C3. इसका मतलब है ये एक प्रोपाइल है. तो क्या होगा जब मैं इसको H2 के साथ रिएक्ट करूंगी, I will get HF and I will get C3H8, that is the propane. So it's simple and all of these methods are giving you alkenes. This is a name reaction and a very very important reaction जो class 12th में भी आपके आएगी. Woods was a scientist जिसके नाम पर ये रिएक्शन है. जब भी कोई रिएक्शन का नाम साइंटिस्ट से डिराइव्ड होता है, उन रिएक्शंस को हम नेम रिएक्शंस बोलते हैं. नेम रिएक्शंस का मतलब नेम ऐसा नहीं कि आप बोल रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन या डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वो तो प्रोसेस बेस्ड रिएक्शन है. नेम रिएक्शन का मतलब होता है व्हेन इट इज बेस्ड ऑन सम साइंटिस्ट नेम. सो इन क्लास 12 you have almost 22 name reactions which should be there on your tips, but in class 11 we have very few number of name reactions and this is one of the first name reaction that I am introducing. Wood's reaction is also done with alkyl halides. By now you understand alkyl halides. In short, you can always write it as RX. Please remember this RX from now क्योंकि क्लास 12th में हम रिएक्शन सारी की सारी RX से ही शुरू करेंगे. तो R आते के साथ ही आपको समझ आना जाना चाहिए कि वो एल्काइल है. अच्छा, एल्कीन से भी अगर एल्काइल बनेगा तो वो एल्काइल ही होगा, एल्काइन से भी अगर एल्काइल बनेगा तो वो एल्काइल ही होगा. बट यू पीपल आर सेलिंग इन अ वेरी सेफ बोट एंड हम आपको जब एल्काइल्स देते हैं तो वो मेजरली एल्केन से डिराइव्ड होती है. तो अगर आप इथीन में से एक हाइड्रोजन निकालते हैं तो भी हम उसे एल्काइल ही बोलेंगे. टू बी वेरी स्पेसिफिक इफ यू वांट तो वो एल्किनाइल और एल्काइनाइल हो जाएगा, बट इन जनरली वो एल्काइल ही कहा जाएगा. सो दैट इज व्हाई नॉट टू कंफ्यूज यू आई एम टेलिंग यू एल्काइल्स आर एनी हाइड्रोकार्बन जिसमें से हाइड्रोजन रिमूव कर दिया गया. अच्छा, एक या दो हाइड्रोजन्स भी रिमूव किए गए होंगे तभी भी इट इज एल्काइल ओनली. सो आई एम ट्राइंग टू रिड्यूस ऑल योर कंफ्यूजन्स कि वो होगा तो क्या होगा, वो होगा तो वो क्या होगा. एक भी हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन में से निकला है दैट इज एल्काइल. जैसे ही उसमें से एक हाइड्रोजन निकल गया उसकी जगह पे आपका कोई हैलोजन लग गया तो वो हो गया एल्काइल हैलाइड. उसकी जगह पे अगर कोई OH लग गया तो वो हो गया एल्कोक्साइड या हाइड्रोक्साइड. It depends. So that's how we name these compounds and that's how we follow the pattern. Now in Wood's reaction what happens? We take an alkyl halide which is very similar as CH3Cl. Now if you closely look at this reaction, अगर आप देखेंगे तो दो CH3Cl आपको दे रखे हैं पर दोनों आपको अलग फॉर्मेट में दे रखे हैं आपको समझाने के लिए. दोनों अलग नहीं हैं, सिर्फ दोनों को अलग तरीके से लिख के दिखाया गया है कि जब आप एग्जैक्टली लिखते हैं या आप किसी रेफरेंस बुक को रेफर करते हैं तो दोनों के नोट्स आपके सामने आ सकता है. Let know that CH3 and ClCH3 is all the same. It's something like maths में आप लिखेंगे 3x और आप लिखेंगे 3.x. It's one and the same thing. But what we prefer is कि हम उसको कंटिन्यूएशन में लिखें because we are grown up, we are in class 11th and 12th studying in science stream, so of course हमारा पैटर्न उस तरीके का होना चाहिए. So that is how I have given you both the ways. I would prefer, CBSE prefers, NCERT prefers that you use
this notation, but this is just to tell you that this is also a way of writing it. Now we take alkyl halides, we take sodium. So what happens? You don't have to write this. ये आपको समझाने के लिए दिया हुआ है. In Wood's reaction, when you use this mixture, it automatically gets doubled. I repeat, in Wood's reaction, when you take any alkyl halide and you take sodium, it gets doubled. When it gets doubled, the blue one, CH3, yani the two alkyls combine together to form an alkane and NaCl separates off. So Wood's reaction basically एक doubling reaction है. इस reaction को हम doubling reaction बोलते हैं, यानी जितने भी कार्बन के साथ आप शुरू करते हैं उसका डबल कार्बन आपके पास आ जाता है. तो सपोज अगर मेरे पास यहाँ पर होता, अगर मैं इसको लिखती तो आई वुड हैव रिटन इट एज सपोज C2H5Cl. I will write sodium, and there is a mandatory condition that in the on the arrow you have to write dry ether. So dry ether means that you know, that's a reagent जिसको हम use करते हैं. इस तरीके से आप इसको लिखते हैं and ultimately you get C2H5 bond C2H5 which is nothing but butane. ये बॉन्ड बीच वाला दिखाना जरूरी है क्योंकि ये आपको सिग्निफाई कर रहा है that your alkyl has been doubled, and what you are left with is NaCl. अब अगर आपको इसको बैलेंस भी करना है तो you will simply are going to do 2 here and you do 2 here and it becomes 2 here. So that's how you write the reaction if it comes in the exam. The above one I have just shown you because we are not in an offline mode कि मैं arrow से इधर उधर करके आपको दिखा सकूं. So I have to put maximum things on the presentation so that मेरे को सिर्फ pointer से आपको उसको इधर से उधर लेके दिखाना पड़ेगा. So जब आप exam में लिखेंगे तो you write the equation like this and you don't write it again and again. plus Na नहीं लिखते हैं, वो आपने ट्वाइस कर दिया तो वो ऑटोमेटिकली ऑब्वियसली हो गया कि वो डबल हो गया है. From carboxylic acids, when we get carboxylic acids, you understand is COOH, but हम यहाँ डायरेक्टली COH यूज नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर सोडियम सॉल्ट ऑफ COH यूज कर रहे हैं. What is sodium salt? Whenever you react your carboxylic acid with sodium, this hydrogen gets lost and sodium comes in place and ultimately forms a sodium salt of carboxylic acid. When this is heated with soda lime, now in exam also it can come what is soda lime. So you have to specify that it is a mixture of sodium hydroxide and calcium hydroxide. In practicals also we use soda lime in you know, you should know this is a mixture. Now when sodium salts of carboxylic acids are heated with soda lime, you are getting an alkane. Now how do you get it? When you take this CH3CONA, मैं बार बार CH3 ले रही हूँ, बट आप इसकी जगह पे C2H5, C3H7, C4H9, C5H11 कुछ भी ले सकते हैं. जो भी आप लेंगे उसका corresponding alkane आपको मिलेगा. So when you treat it with sodium hydroxide, the hydrogen of the sodium hydroxide is taken off and you get CH4. And ultimately the rest of the thing, if you see, is going out as sodium carbonate. Calcium oxide is the catalyst that is present there and that is why it has been given in the middle. So आपका जो सोडा लाइम है वो बेसिकली एक मिक्सचर है NaOH और CaO का. So calcium oxide acts as a catalyst there and so it is not a part of the reagent but is written on the arrow. इस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम डीकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं. D means removal, carboxyl is a functional group. Asian word in science refers to a process. So decarboxylation is a process of removal of carboxyl group.
So if you look at the reaction, you started with carboxylate ion, the salt of carboxylate ion, and in the product, that carboxylate ion is gone. So from the sodium salt of carboxylic acid, you are getting an alkane. So no functional group, and that functional group has been converted into a sodium carbonate thing. The same reaction here, when is done electronically, it is called Kolbe's electrolytic method. In this method, we take the same sodium salt, we take the same process, but now they are going through an electrolytic process. Now in this electrolytic process, we have a container, electrolytic container. We have the electrodes. Inside here, we have the sodium salt, we have carboxylate ions ka sodium salt, we have NaOH, we have CaO, and ultimately the reaction starts. As the reaction starts, we have an anode and a cathode. So at anode, we see that methane or ethane or whatever you are forming, whichever alkane you are forming, gets deposited, and on the cathode there is evolution of hydrogen gas. So the same reaction जो मैंने अभी आप लोगों को decarboxylation बताई है, वही same reaction जब हम electrolytically करते हैं, electronically करते हैं, तो हमारी reaction में variations आते हैं और एनोड और कैथोड रिएक्शन होती है. Since एनोड और कैथोड होती है means there is one undergoing reduction and there is one undergoing oxidation. Since carboxylate ion, ये आपकी बुक में और क्लियरली दे रखी होगी रिएक्शन. So in carboxylate ion, since there is a loss of electrons, which means its oxidation happening, it happens on anode. And in cathode, the water that you have used in the reaction, क्योंकि जब electronically आप कोई चीज कर रहे हो, तो of course आपको water medium में चाहिए. So the water wants electrons. So the carboxylate ion gives away the electrons. These electrons are taken up by water, and this particular process gives or releases hydrogen gas. So this is Kolbe's electrolysis method. हम यहाँ पर सिर्फ प्रेपरेशन डिस्कस कर रहे हैं. सो अगर आपको इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन करनी है मीथेन की या इथेन की, so this is also a way to be done, because normally we are in a technological world. तो हम क्या चाहते हैं, मशीन में सारा सामान डाल दे, the things are happening themselves. हम अल्टीमेटली नीचे चेम्बर जो है बन रहा है, उसमें से हम मीथेन, इथेन, प्रोपेन जो भी हम निकाल रहे हैं वो हम उस तरीके एलपीजी गैसेस, पीएनजी गैसेस जो हमारी आती हैं, ब्यूटेन, प्रोपेन का मिक्सचर. सो यू नो दैट is also done and used through it, because who is going to keep on preparing the gases and keep on preparing the reactions? It's very difficult. So this particular method is a very good method for the industrial purposes. Now we come to physical properties, and please understand the physical properties here because they are going to be very much similar to alkenes as well as alkynes. Now in alkanes, you understand that they are completely non-polar molecules. They don't have any polarity. They don't have any electropositivity or electronegativity. Pure covalent bond है carbon-carbon और carbon-hydrogen के बीच. Even if there is an unsaturation or saturation, it's ultimately a covalent bond. And so electronegativity की कोई बात वहाँ पर आती नहीं है. So if we have to understand the physical properties, C1 to C4, this will go same for the alkenes and alkynes. So please understand, C1 to C4 यानी methane, ethane, propane, butane are all gases. 5 to 17 यानी pentane, hexane, heptane to 17 तक are all liquids. And 18 onwards, they are all solids. So this physical property is going to be similar for alkenes and alkynes, with only one or two exceptions there, which I'm going to tell you. So this is the physical characteristic of them in reference to their physical state. That's the only thing. Also, और चीज क्योंकि ये नॉन पोलर है, they won't be soluble in water. They will be water insoluble क्योंकि polarity नहीं है. Water
इज पोलर। अब वाटर क्या करेगा, जब वो पोलर है तो वो दूसरे को भी तो पोलर बनाने की कोशिश करेगा, तो वो चाहेगा या तो डाइपोल डाइपोल बॉन्ड फॉर्म हो या दे आर लाइक नो, हम तो कंप्लीटली कोवलेंट कैरेक्टर में है, नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, तो हम लोग पोलैरिटी नहीं लेंगे, वो पार्शियल पोलैरिटी भी नहीं लेते। सो इन सच केसेस automatically the dissolution or solubility of such compounds in water reduces. Now we come to chemical properties. अब हमने alkanes बना लिया, कितने मेथड से बनाया? 4 मेथड से। सबसे पहला मेथड था alkene या alkyne में हाइड्रोजन ऐड कर दो, तो आपका डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड खत्म हो जाएगा, alkane बन जाएगा। दूसरा मेथड था हमारा अल्काइल हैलाइड्स के साथ। सो अल्काइल हैलाइड्स पे फिर आपने H2 डाला, एक हाइड्रोजन हैलाइड के साथ निकल गया और एक हाइड्रोजन अल्काइल के साथ वापस चला गया, एल्केन बन गया। तीसरा मेथड था वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में हमने एक अल्काइल हैलाइड लिया इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ड्राई ईथर, डबल हो गई रिएक्शन एंड वी गॉट एन एल्केन ऑफ डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम। And fourth is the decarboxylation reaction. In the decarboxylation reaction, we took a sodium salt of carboxylic acids, and once the carboxylic acids salt is there, हम उसको सोडा लाइम मिक्सचर के साथ हीट करते हैं and sodium carbonate is removed and ultimately we are left with an alkane. This method is known as decarboxylation reaction. ये 4 ही हमारे मेजर मेथड हैं। डीकार्बोक्सिलेशन को जब हम इलेक्ट्रिकली करते हैं तो हम उसे कोलबेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड बोलते हैं, which is just an extension or a similarity of the decarboxylation reaction. Now that we have prepared alkanes, we are now going to understand how they differ in their chemical properties. Now, in their chemical properties, the very first property is substitution, which you have already studied in class 10. So, I am sure कि आपको समझने में बहुत मुश्किल नहीं होगी. Please understand. अब हमारा जो alkanes है, वो लेफ्ट हैंड साइड यानी रिएक्टेंट साइड होगा, क्योंकि वो प्रोड्यूस हो चुका है, वो प्रिपेयर हो चुका है. And one such substitution reaction is halogenation, and all the halogens F2, Cl2, Br2, I2 are very much photosensitive. So they react in the presence of light. And this H nu, if you remember, we did in structure of atom. This is a source of light, one packet of photon, if you remember, which is given by H nu. So you have one methane, आपने Cl2 के साथ react किया. One Cl took off one hydrogen and formed HCl, और दूसरा जो Cl है वो बाकी बचे हुए अल्काइल के साथ लग गया. The reaction keeps on going and so CH3Cl is now again reacting with Cl2. One more chlorine gets added up and another chlorine goes off with one hydrogen. So one hydrogen less and one chlorine is added. The reaction further continues and again another chlorine gets added up and one more hydrogen is removed. So you get CHCl3. And lastly, you have CHCl3 plus Cl2 giving you CCl4. This process continues till the time your carbon is no longer having any hydrogen associated. सारे हाइड्रोजन्स जब हैलोजन से रिप्लेस हो जाएंगे तो रिएक्शन ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी. So if you can see and contrast, you started with CH, the hydrogens have been taken away and been replaced or substituted by the chlorine atoms, and this is what is the substitution reaction. This is the first mechanism and mechanisms are very important. So you need to know, ये रिएक्शन जो अभी आपने देखा ये आप ऑलरेडी क्लास 10th में करके आए हैं. ये होती कैसे है, मैकेनिज्म क्या होता है, एंड मैकेनिज्म जब वर्ड आता है तो उसका मतलब होता है कोई ना कोई चीज का क्लीवेज हो रहा होगा. एंड यू शुड अंडरस्टैंड दैट क्लीवेज कैन बी होमोलिटिकली और हेटेरोलिटिकली. सो मैकेनिज्म कोई भी हो सकता है, एंड मैकेनिज्म यहाँ पर जो होता है उस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं free radical mechanism. This mechanism of
substitution reaction, specifically halogenation, is known as free radical mechanism. या एग्जाम में अगर ये आएगा तो आपके लिए सिंपली आएगा write the mechanism for the substitution reaction or halogenation reaction of the alkanes. So you have got free radicals mechanism. Now the initiation का मतलब है किसी भी रिएक्शन को इनिशिएट करना. जब आप रिएक्शन देखते हैं, अभी तक जितनी भी रिएक्शंस आपने देखे हैं, आपको लगता है ये चीज ऐसे ऐड हो रही है और रिएक्शन हो जाती है. मीथेन है, उसमें आपने Cl2 डाला, CH3Cl बन गया. CH3Cl में आपने हाइड्रोजन डाला, CH4 बन गया. But it involves a process. When you see शाही पनीर or any dish, it's not कि बस सारी सब्जियां डाल दी और खाना बन गया. There is always a method. किसी चीज में मसाला पहले डलता है, किसी चीज में you have to fry the onions or maybe the masala, और किसी में आप पहले उसको मैरिनेट करके रखोगे और फिर उसे बनाओगे. तो वो जो रेसिपी होती है in chemistry, it's known as the mechanism. So it's the first time that you are learning the mechanism of a reaction, because till now you have only seen the reaction being done. So the first step is initiation, and initiation में this particular reaction uses the homolysis method. So if you have not studied organic chemistry, probably you will not understand this. मैं आपको सिर्फ one sentence में ये समझाऊंगी. Homo का मतलब होता है same. So homolysis means when the molecules are getting broken up, or उनके बीच का bond टूट रहा है in two similar things or in two similar molecules, that's called homolysis. तो होमोलिसिस होता है क्लोरीन का, और क्लोरीन का जब होमोलिसिस होगा मतलब ये यहाँ से ऐसे ब्रेक होगा. आपको पता है कि जो हैलोजेंस हैं वो फोटोसेंसिटिव होते हैं, इसलिए एरो के ऊपर H म्यू आएगा. एंड आपको ये जो क्लोरीन मिलेंगे ये आपको फ्री रेडिकल की फॉर्म में मिलेंगे. मैंने डॉट्स जानबूझ के नहीं लगाया था ताकि मैं आपको समझा सकूं. So Cl dot और Cl dot मिले आपको, this is known as homolytic cleavage. Cl का एक इलेक्ट्रॉन उसके पास और दूसरे Cl का एक इलेक्ट्रॉन उसके पास, and there is no positive and negative thing. Both are same and these are free radicals. That is why the mechanism is free radical mechanism. The next step that we have is propagation. Propagation होता है किसी भी चीज को एक के बाद एक जोड़ना. Suppose you take some cloth pegs that must be there in your houses, and आपने एक cloth peg को दूसरे cloth peg के end से जोड़ा. You got a chain of 2 cloth pegs, then 3, then 4, then 5, then 6, and so on and so forth. So ultimately you get a good long chain. So what will I say? I will say that you propagated the chain of cloth pegs. आपने उसको बढ़ा दिया. Probably आपके जो क्लिप्स हैं, पेपर क्लिप्स हैं, उनको आप एक के अंदर डाल के आप बड़ी सी लंबी सी चेन बना देते हैं. That is also propagation. So यहाँ पर propagation का मतलब है once you have got Cl dot. Now how are you going to proceed with the reaction? How are you going to propagate these free radicals in the reaction? And for that, this particular chlorine radical is going to attack the methane because it's a reaction. So it's a methane, as you can see here, it's a methane, and this chlorine is attacking on this. Once this attack happens, what happens? The dot will be transferred to the compound and it will become a dotted compound or a free radical compound. क्लोरीन अपने आप को स्टेबलिश करना चाहता है तो वो कह रहा है भैया तू मुझसे ये ले ले, इसने मेरी सारी जो स्टेबिलिटी है वो ले ली है. सो इट बेसिकली ट्रांसफर्स इट्स इलेक्ट्रॉन हियर and takes away the hydrogen and ultimately forms chlorine. That is how what we have understood in homolytic cleavage and even in electromeric effect, if you remember, plus C and minus E effect in previous chapter. जब पॉजिटिव चार्ज एक पर आता है तो एलिमेंट जो है वो दूसरे कार्बन पे चला जाता है, पर वो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में था. सिंगल बॉन्ड में जब ये होगा तो हाइड्रोजन के साथ जब क्लोरीन जा रहा है तो क्लोरीन अपने पास वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता. वो इलेक्ट्रॉन देने पर ही तो हाइड्रोजन उसके पास आएगा. So it gives away that electron to the methane residual part and goes off as HCl. So you get this. Now this gets attacked with the
another chlorine molecule, because आपके पास एक ही क्लोरीन मॉलिक्यूल थोड़ा होगा, एक क्लोरीन मॉलिक्यूल को तो आपने तोड़ दिया है Cl डॉट Cl डॉट, उसका एक Cl डॉट यूज कर लिया और अपना ये फ्री रेडिकल मिथाइल बना लिया, फ्री रेडिकल मिथाइल है ये। अब ये फ्री रेडिकल मिथाइल एक और किसी कार्बन क्लोरीन एटम के साथ रिएक्ट कर रहा है और अपने आप को बैलेंस कर रहा है। इट्स समथिंग लाइक स्टेबलाइजिंग योरसेल्फ वन आफ्टर द अनदर, जस्ट लाइक हाइपर कॉन्जुगेशन। तो एल्काइल ने यहाँ पर बोला भैया मैं तो हैप्पी नहीं हूँ इस सिचुएशन में, आई एम नॉट बैलेंस्ड, आई एम नॉट स्टेबल, सो ही गोज in search of some chlorine molecules. As soon as he finds a chlorine molecule, वो झट से उसका क्लोरीन ले लेता है, अपने आप को स्टेबलाइज करता है और उस क्लोरीन एटम को वो फ्री रेडिकल दे देता है। तो अल्टीमेटली जिसने आपको अनस्टेबलाइज किया, आपने वो अनस्टेबिलिटी उसको वापस दे दी। So that's how the propagation is happening. One after the another, you are passing the ball or you are passing the free radical or the electron to each other and ultimately stabilizing yourself. So that's the process. इस process को हम propagation बोलते हैं। अब ये कब तक चलता रहेगा? ये तो चलता ही रहेगा। अब फिर ये Cl डॉट जाएगा किसी एल्केन की खोज में, अब देर आर मोर मीथेन मॉलिक्यूल्स, ये फिर किसी मीथेन पर अटैक करेगा, फिर उसका एल्काइल बना देगा, फिर वो एल्काइल घूमेगा, फिर Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा, फिर ये प्रोसेस होगा। सो यू नो दिस माइट कंटिन्यू for on and on and on in the reaction. So there has to be a full stop to this process, and that step is known as a termination. So you proceed or you start a reaction, that is called initiation. You keep on doing that reaction till the time आपको लगता है आपके पास enough sufficient compound बन चुका है, that is propagation. And last is the termination. So termination is when the reaction stops. Now if you realize in the previous steps जितने भी हमने free radicals बनाए, जब तक free radicals होंगे, मैं आपको दिखा रही हूँ फिर से free radicals कितने बने थे। एक यहाँ free radical बना था initiation में, फिर आपके propagation में कुछ free radical देखो बचा हुआ है। तो टर्मिनेशन का क्या मतलब है? जितने भी फ्री रेडिकल रिएक्शन में हैं उन सबको टर्मिनेट करो, खत्म करो। तो फर्स्ट स्टेप में इनिशिएशन में आपके पास जो Cl डॉट था, वो एक Cl डॉट तो आपने मीथेन के साथ यूज कर लिया, दूसरा बच गया होगा। फिर Cl2 कंपाउंड्स के बहुत सारे ऐसे Cl डॉट बने, तो आप किसी भी दो Cl डॉट को कंबाइन करके उनको क्लोरीन कंपाउंड बना दो, मॉलिक्यूल बना दो, या फिर आप उनमें से किसी एक Cl को मिथाइल फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन करके ये बना दो, या फिर जो आपका प्रोपगेशन में मिथाइल रेडिकल बना था ये वाला। अब अगेन ये एक ही तो नहीं बने होंगे, ये तो बहुत सारे बने होंगे, तो आप उन सारों को कंबाइन कर करके एक इथेन कंपाउंड बना दो। तो यहाँ मैं आपको ये नहीं बता रही हूँ कि कौन सा कंपाउंड बनेगा, यहाँ मैं ये बता रही हूँ कि आप फ्री रेडिकल्स को कैसे कैसे कंबाइन करके टर्मिनेट कर सकते हैं। रिएक्शन आपकी जो बनेगी वो ये बनेगी, but within the reaction mixture many things will happen. So Cl2 is there in your reaction, methane is there in your reaction, Cl2 will break as Cl dot Cl dot, methane will also break as methyl free radical and Cl dot. Now they are combining together, so उनका combination किसी भी form में हो सकता है, and that is what is the mechanism. So reaction किसी भी तरीके से हो सकती है, जो हैलोजिनेशन रिएक्शन है वो ऑफ कोर्स ये मेथड यूज करती है, बट दिस मेथड एक्चुअली इन्वॉल्व्स दिस स्टेप एज वेल एज दिस स्टेप. In case we are left with some methyl free radicals and no chlorine free radicals, हम दो methyl radicals को combine करके इथेन बना देंगे. In case we are not left with any more methyl radical but we have plenty of chlorine free radicals, हम उन्हें combine करके chlorine molecule बना देंगे. So that is what the mechanism is. This is the first reaction of alkanes, and this is what is given in your book as well, with all the three methods clearly mentioned there with the mechanism. So usually students का ये doubt होता है कि मैम इन तीनों में से हमें कौन सा मेथड लेना है. तो आपको कोई मेथड नहीं लेना है, क्योंकि हम यहाँ मैकेनिज्म समझा रहे हैं. मैकेनिज्म समझाने का मतलब होता है कि इन किसी भी प्रोसेस से आपकी रिएक्शन हो सकती है. लाइक सपोज मैं फिर से शाही पनीर का एग्जांपल ले रही हूँ. एक तरीका है आप पहले पनीर फ्राई करो, सेपरेटली आप ग्रेवी तैयार करो, उसमें डाल दो.
एक तरीका है आप पूरी ग्रेवी तैयार करो, उसको छानो, उसको पूरा पेस्ट जैसा बनाओ, उसको अच्छे से गाढ़ा करो और उसके बाद उसमें अपना पनीर डाल दो। एक तरीका है आप पनीर और ग्रेवी एक साथ बना दो और उसको बहुत देर तक गैस पे चढ़े रहने दो एंड लेट इट सिमर। तीनों ही तरीके से शाही पनीर बन रहा है, तीनों ही तरीके से आपकी डिश तैयार हो रही है, बट आपको क्या प्रेफर है या आपको कैसी डिश बनानी है वो आप पर डिपेंड करता है। कुछ लोग थोड़ा सा चीनी डाल के शाही पनीर बनाते हैं, कुछ लोग बिना चीनी डाल के शाही पनीर बनाते हैं। दैट इज कंप्लीटली अप टू यू हाउ यू आर प्रिपेयरिंग द डिश। सो दैट इज व्हाट मैकेनिज्म इज। मैकेनिज्म कभी भी आपको एग्जैक्ट वन रूल नहीं देता है। मैकेनिज्म में हमेशा एक दो ऑप्शंस हमारे पास रहते हैं। कभी हाइड्रोजन ने पहले अटैक किया तो कभी क्लोरीन ने बाद में अटैक किया, and the things may change. So don't be very rigid, and that is why I'm explaining you this again and again, that mechanisms are very different things than the reactions that you have learned so far. Mechanisms give you a method to perform or proceed with a particular reaction. They do not give you a full and final reaction कि ये बनेगा. So that gives you an option कि इस तरीके से बनेगा या इस तरीके से बन सकता है. That's the difference between the mechanism and the reaction. Now the second reaction again is combustion, which is again a very very common and easy reactions. Alkane की reactions आपके लिए बहुत similar हैं क्योंकि आप लोग वो करके आए हुए हैं. So any alkane when treated with oxygen gives you carbon dioxide and water. यहाँ enthalpy of combustion दे रखी है, आपको learn करने की जरूरत नहीं है. यहाँ सिर्फ आपको समझाने के लिए दे रखी है कि इसकी वैल्यू कितनी हाई या कितनी लो होती है. As you know, combustion के products हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और water होते हैं, and it is an exothermic reaction, so a large amount of heat is evolved. So any methane when reacts with oxygen gives you carbon dioxide and water, and balancing you can easily do. There is a shortcut method given in your book also to remember the number of moles of carbon dioxide and water and oxygen, but I personally feel that you should not depend on such shortcuts, and you should understand the process. So if it's C4 मतलब 4 carbon dioxide बनेंगे, and accordingly you can balance the water and oxygen because you know कि compound तो यही फॉर्म होंगे. So why to go for that 2n plus 2 plus divided by 2 or 3n plus 2 divided by this. वो अननेसेसरीली उस कैलकुलेशन में पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज अगर आपका एक भी कहीं कुछ गड़बड़ हो गया या n ऊपर नीचे हो गया तो आपकी पूरी बैलेंसिंग खराब हो जाएगी. So it's better that you believe in your process and आप फिर उसके हिसाब से उसकी बैलेंसिंग करो. नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास होती है controlled oxidation, which I personally like a lot. This reaction has a magic. Oxidation है, which clearly is indicating कि reaction is undergoing oxidation, and oxidation मतलब addition of oxygen. And alkane also, if you see, I have taken the same alkane, almost the same alkane, like methane, methane and then ethane. Controlled oxidation का मतलब होता है कि आप conditions change कर करके आपकी reaction को कैसे differentiate करते हैं. अब आप ध्यान से देखिए, फर्स्ट रिएक्शन में तो मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड प्रेशर, एंड इज गिविंग यू एन अल्कोहल. while the same methane when reacts under the presence of molybdenum oxide gives you aldehyde. So यहीं पे आपका एक वेरिएशन आ गया. Again, if you see methane reacting with oxygen in the presence of manganese acetate, it gives you acid, carboxylic acid. So this definitely is giving you an idea कि आप कैसे कैसे ऑक्सीजन की वैल्यूज यानी उसके कोएफिशिएंट्स चेंज करेंगे और कंडीशंस चेंज करेंगे और आपका प्रोडक्ट डिफरेंट हो जाएगा. तो ये तीनों रिएक्शन आपको एज इट इज लर्न करनी पड़ेंगी. इफ यू हैव दिस क्वेश्चन, मैम हमें कैसे पता चलेगा कि किसमें क्या बन रहा है, तो आपको इन कंडीशन से पता चलेगा. इफ इन एग्जाम I will give you CH4 plus O2 एरो के ऊपर मोलिब्डेनम ऑक्साइड क्वेश्चन मार्क. So you should know कि मोलिब्डेनम ऑक्साइड की प्रेजेंस में मीथेन क्या बना के देता है. Or probably in statement I can ask what happens when an alkane undergoes reaction or maybe alkane undergoes oxidation in the presence of manganese acetate or copper or 523 Kelvin. So ये reaction आपकी बुक
में जो दे रखी है वही रिएक्शन करनी है, क्योंकि और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे यही रिएक्शन प्रोपेन के साथ हो सकती है, ब्यूटेन के साथ हो सकती है, हेप्टेन के साथ हो सकती है, तो वो हम इतना वेरिएशन आपको नहीं देते बिकॉज यू आर नाउ लर्निंग द रिएक्शंस। तो जितनी रिएक्शंस आपकी बुक में है वही रिएक्शंस आपके एग्जाम में और आपके इन फ्यूचर एंट्रेंस एग्जाम्स वगैरह में भी वही रिएक्शन पूछी जाती हैं, बस आपको उनकी कंडीशंस पता होनी चाहिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। Next reaction that we have is isomerization. If you saw, हमने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको कुछ आइसोमर्स बताए थे, जैसे नियो, आइसो, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ये आइसोमर्स थे। अब जब हमने क्लास 10th में आपको दिया ड्रॉ द आइसोमर्स ऑफ पेंटेन, तो आपको थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ा, आपको सोचना पड़ा कि मेरा पेंटिंग कैसे कैसे तरीके से लग सकता है। इन लैब एंड व्हेन वी डू द एक्सपेरिमेंटेशन, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम सोचें कि इसके कितने आइसोमर्स बन सकती हैं, बिकॉज वी आर नॉट डीलिंग विद कंपाउंड्स लाइक मीथेन, इथेन, प्रोपेन। Probably we are dealing with compound with 6 carbons or 50 carbons or 48 carbons or 38 carbons. तो हम थोड़ी ना 38 कार्बन को लगा लगा के देखेंगे कि कैसे क्या क्या बन सकता है, तो हमारे पास उसका एक केमिकल वे होता है, एंड इन दैट केमिकल वे जो भी आपके पास एल्केन्स है, यू पुट इट इन अ मिक्सचर ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन क्लोरीन गैस। नाउ हियर दिस ओब्लीक, जब हम लिखते हैं एनहाइड्रस AlCl3 ओब्लीक HCl, इसका मतलब ये नहीं है कि या तो ये, इसका हमेशा मतलब होता है इन द प्रेजेंस ऑफ। So anhydrous aluminum chloride in the presence of hydrogen chloride gas. So you clearly see that I have a hexane and my hexane is giving me 2 isomers. तो जैसे ही मैं अपना एक हेक्सेन लूंगी बीकर में, उसमें मैं एल्यूमिनियम क्लोराइड और HCl डालूंगी, मुझे उसमें 2 लेयर्स दिख जाएंगी, 2 लेयर्स एकदम बन के आ जाएंगी, मतलब इसके 2 आइसोमर्स हैं। अब मैं उन दोनों लेयर्स को सेपरेट करूंगी, उनके साथ केमिकल टेस्ट करूंगी और मुझे पता चल जाएगा ओके दिस वन इज 2 मिथाइल पेंटेन एंड दिस वन इज 3 मिथाइल पेंटेन। इसके अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन अगर अवेलेबल है तो आएगा, नहीं है तो नहीं आएगा। सो दैट इज व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ आइसोमराइजेशन व्हिच मेक्स आवर टास्क वेरी इजी। So we don't have to do the akkad vakkad bambe wo like you do in class 10th or 11th and write down the isomers. In labs it's very easy, you just have to put an appropriate reagent and the compound will be. Next is aromatization. You all understand that there are a few compounds जो aromatic होते हैं। एरोमा यानी गुड स्मेल, सो उसकी वजह से हमारे पास कुछ ऐसे कंपाउंड्स बन के आते हैं, बट नॉन अरोमेटिक कंपाउंड्स स्टार्ट विद नंबर 6, मतलब कार्बन नंबर 6। सो मिनिमम एरोमेटिक दैट वी हैव इज बेंजीन। सो 6 कार्बन तो आपको चाहिए ही चाहिए। तो अगर आपको एरोमेटाइजेशन करना है तो आप ऐसा कंपाउंड लीजिए जिसमें कम से कम 6। एज पर माई अंडरस्टैंडिंग आई हैव बेंजीन। Now here we can have a reagent like chromic oxide, vanadium oxide and molybdenum oxide under this temperature and pressure. So you should know the conditions again. As soon as you make it undergo the reaction, क्या होता है, ये बहुत ही एक्सोथर्मिक मिक्सचर है, तो ये इस हाइड्रोजन को, एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से को उड़ा देता है। जैसे ही ये हाइड्रोजन उड़ जाते हैं, आपके पास यहाँ बन जाता है CH2, यहाँ बन जाता है CH2 एंड ये चेन कंप्लीट हो जाती है। After the chain gets complete, then one hydrogen is lost from all the carbons and ultimately you get this product. So I repeat, this reaction happens in 2 steps where firstly one हाइड्रोजन, क्योंकि अभी आपकी चेन एम्प्टी थी, चेन कंप्लीट नहीं थी, चेन बंद नहीं थी, तो हमारे पास इस टाइप का कुछ था। सो हमने उसको हटाया और हमने उसको ज्वाइन करवा दिया। जब हमने उस चेन को कंप्लीट किया तो ऑटोमेटिकली हमारा कंपाउंड एक क्लोज्ड चेन बना। क्लोज्ड चेन बनने के बाद एक एक हाइड्रोजन सब में से रिमूव हो जाएगा। सो अल्टीमेटली यू गेट दिस पर्टिकुलर कंपाउंड and this is benzene. So any alkane can undergo aromatization and form an aromatic compound. Next reaction is steam. Just like
combustion reaction में आपको alkane with oxygen always give you carbon dioxide and water. Similarly, any alkane with steam, which is water vapor, hydrogen in the form of water vapor, will always give you carbon monoxide and hydrogen. Always, ये याद रखिएगा. Combustion gives you carbon dioxide and water, and steam gives you carbon monoxide and hydrogen. When this happens, you clearly see you get always carbon monoxide and dihydrogen. Balance the reaction and you will get the complete reaction. Last is pyrolysis, which is a very good and playway method में आप ये reaction कर सकते हैं. Pyro and lysis दो words हैं. Pyro का मतलब होता है heat in chemistry और science, and lysis मतलब breakage. तो आप किसी भी alkane को अगर एक appropriate temperature पे heat करते हैं, so it undergoes decomposition, it breaks itself, and that of course gives you certain compounds. So if I have taken a simple compounds like hexane, you can clearly see that it is giving me hexene and hydrogen gas. It is giving me butene and ethane. It is giving me propene, ethane and methane. So ये अब आपका हिट एंड ट्रायल मेथड है. आप इसके और भी बना सकती हैं. सो दिस कीप्स ऑन गोइंग. इसका कोई एंड नहीं है. ये आप अपनी मनमर्जी से, इसके सारे आंसर्स करेक्ट है. सो यू कैन फॉर्म C5H10 एंड रेस्ट ऑफ द थिंग यू कैन पुट एज द रेजिड्यू. सो आपके पास C5H10 और CH4 एक ही ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है. सो बेसिकली यू हैव टू डिवाइड द कार्बन एंड हाइड्रोजन्स रैंडमली and form the compounds. इसमें कुछ सही या गलत नहीं है, because alkanes जो हैं वो बहुत randomly अपने आप को डिकोज करते हैं. So there is no such rule कि वो ऐसे ही अपने आप को डिकम्पोज करेंगे. So once they are given a particular temperature, they are decompose themselves into lower hydrocarbons. It can be alkene, it can be alkyne, it can be alkane. So C6H14 can also give you two molecules of C3 के साथ. So you may get maybe C3H6 and you may get C3H8. So वो भी आपके पास बन सकता है दोनों. एक ब्यूटेन प्रोपीन और एक प्रोपेन बन सकता है. C6 को आप फर्दर कर सकते हो एज C2 और देन C4. बाकी हाइड्रोजन्स बैलेंस कर लो तो 14 हाइड्रोजन्स को आपस में एक दूसरे के साथ डिवाइड. So these are total 7 I think methods. Pyrolysis 1, reaction with steam 2, aromatization 3, isomerization 4, controlled oxidation 5, combustion 6 and halogenation or substitution 7. So I told you there are 7 reactions of alkanes जो आप use कर सकते हैं and they give you good products and they share. So till now, if there is any issue, please let me know. No, ma'am. No, ma'am. Though the reactions are very simple, if you keep your textbook in front of you, I'll definitely share the presentation also with you. So I don't see there should be any problem, but in case there is, you may ask. We go ahead and we do the confirmations. And for confirmations, अगर आप लोग के घर में clay हो, तो आप क्ले के साथ ये कन्फर्मेशंस बना सकते हैं. क्ले नहीं हो तो मम्मी आटा तो रोज ही गूंथती होंगी ना. सो यू टेक द आटा एंड यू टेक छोटा छोटा बॉल्स. आई जस्ट शो यू हाउ यू कैन डू दैट एंड यू कैन मेक कन्फर्मेशंस. Confirmations basically are the way carbon and carbon bonds are signified. So it usually starts with ethane क्योंकि मीथेन में एक ही कार्बन होता है. तो बेसिकली मैं क्योंकि अभी स्कूल में हूँ और मेरे पास मेरे मॉडल्स नहीं है, तो अभी मैं आपको ऐसे ही समझा देती हूँ. जब मैं आपकी कल क्लास लूंगी तो आई विल कैरी माय कंपाउंड्स विद मी, तो मैं आपको रोटेट करके दिखा सकती हूँ. तो बेसिकली आई विल टर्न ऑन माय कैमरा ऑल्सो ताकि आप ये बात को समझ सकें. And basically confirmations क्या होते हैं? Confirmations, if you can see my hand, so I have a carbon and there is one hydrogen, there is two hydrogen SA and there is my hand here and there is one SA. तो मीथेन आपका कुछ इस टाइप का होता है.
है ना. सो देर आर ऑल दीज 4 कंपाउंड्स हियर. सो क्या होगा, मैं जैसे अपना हाथ हिलाऊंगी या घुमाऊंगी तो ऑटोमेटिकली द हाइड्रोजन ऑल्सो विल चेंज. सो मीथेन में एक ही है, इथेन में यू कैन हैव 2 कार्बन, देन 3 कार्बन, देन 4 कार्बन. तो क्या होता है, आगे वाले कार्बन के, सपोज मैं आपको यहाँ 2 ही दिखा रही हूँ और मेरे ये पीछे 2 है, ठीक है. सो यू नो आई एम जस्ट, दीज आर 2 कार्बन्स, ओके. सो आई एम जस्ट शोइंग यू एन इथेन स्ट्रक्चर. इफ यू कैन सी माई हैंड, this is my hydrogen 1, hydrogen 2, hydrogen 3, hydrogen 1, hydrogen 2, hydrogen 3, and my fist are my the carbon atoms. Okay, so this is ethane. If you see, right, ये बीच में आप सोच लो imaginary line है. So these are 2 carbon joined together with the ethane. को रोटेट कर रही हूँ तो एक पोजीशन ऐसी आ रही है where my 1 carbon is in between the first 2 carbons of the carbon atom. So basically ये रोटेशन है. So एक पॉइंट इस टाइप से जब हम रोटेशन करेंगे तो उसको हम कॉन्फर्मेशन बोल सकते हैं. So you have seen my compounds, you know कि मैं रोटेशन करके आपको वो दिखा सकती हूँ. So कॉन्फर्मेशंस का यही मतलब होता है that when you rotate carbon carbon bond and they give various arrangements, तो उस तरीके को हम कॉन्फर्मेशन बोलते हैं. You can even understand like this, if you can see, because you people are not coming, so I don't know whether how much is visible. I'll just take it. So if you see, the chairs have been kept like this. So there is one way of keeping the chair like this. टेबल के ऊपर हमने ये रख दिया. और एक और मेथड क्या हो सकता है कि मैं इसे उठाऊं और मैं इसको ऐसे करके इसके ऊपर रख दूं. So what is it? It is still a compound, but I am just, changing the rotation or arrangement of that particular molecule, and ultimately that is what is conformation. So conformation is different than isomerization. Isomerism जो है उसमें आप changes करते हो, एक कार्बन किसी और पे लगा दिया, दूसरा कार्बन कहीं और लगा दिया. कॉन्फर्मेशन में आपका मॉलिक्यूल वही है, आप सिर्फ रोटेट कर रहे हो बॉन्ड्स को. जो हाइड्रोजन 1 है वो नीचे चला गया, हाइड्रोजन 3 की मिनिमम कॉन्फर्मेशन जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, मिनिमम नंबर, वो इथेन के साथ होती है बिकॉज उसके पास 2 कार्बन होते हैं. एंड देयर आर 2 वेज व्हिच इज नोन एज एक्लिप्स्ड एंड स्टैगर्ड. इसको याद करने के लिए ना मैं आपको एक कभी दूंगी हिंट, पर पहले आप कॉन्फर्मेशंस देख लो. ये उसकी एक डेफिनेशन है जिस पर अगेन मैं बाद में आऊंगी वंस आई हैव एक्सप्लेन्ड यू द रिप्रेजेंटेशन. सो हियर इफ यू सी, दिस इज कॉन्फर्मेशन थिंग. ये सब कार्बन, ये इथेन है. आई थिंक ये वाली पिक्चर ज्यादा क्लियर आपको दिख रही होगी. सो दिस इज 1 कार्बन, हाइड्रोजन्स हाइड्रोजन्स एंड हाइड्रोजन्स. दिस इज कार्बन. इसके पीछे एक कार्बन है, क्योंकि अब आप जो कैट है उसको आप फ्रंट से देख रहे हो तो आपको उसका सेकंड कार्बन, पीछे वाला कार्बन नहीं दिख रहा है. जब आपने उसको टेढ़े उसमें देखा, थोड़ा सा इंक्लाइंड पोज में देखा, तो उसको आपको उसका सेकंड कार्बन, ये वाला कार्बन आपको क्लियरली दिख रहा है. So these are certain ways of writing or showing the confirmation. अब उसी को समझाने के लिए I will give you the representation. Now here it comes. If you look at these projections, this is again given in your book. The cat one was just a way to show you how you particularly perceive something or see something. So if you people are standing in here and solve one after the another, probably I won't be able to see who is behind Arunima and who is behind Zainab or who is behind Shala. But if I see you from sideways, I will realize, okay, yes, these are the students. I hope you understood. So structure is still the same, but my perspective has changed. My way, my way of seeing you or the representational thing has been changed. Now अभी आप ये सॉ हॉर्स वगैरह छोड़ दो, अभी आप सिर्फ इधर देखो, स्टैगर्ड और एक्लिप्स जो मैंने अभी बताया. अगर आप इसको देखोगे तो एक्लिप्स क्या होता है? Solar eclipse, lunar eclipse. Why do we call them eclipse? Because the earth, moon, sun, they all come in front of each other and ultimately hide the front one or the back one. जो भी solar, lunar का हम detail explain नहीं कर रहे हैं, but basically they come in the same line of alignment. So here also, if you see, when 2 hydrogens are in the same way,
2 हाइड्रोजन्स आर इन द सेम, इन अलाइनमेंट उनका सेम है, तो अगर मैं इसको यहाँ से देखूंगी तो मुझे पीछे वाला हाइड्रोजन प्रोबेबली दिखाई नहीं देगा, क्योंकि फ्रंट वाले कार्बन ने पीछे वाले कार्बन को एक्लिप्स कर दिया. While staggered word comes from the stag, and stag, you know, उसके सीन जो होते हैं वो बहुत टेढ़े बेढ़े आड़े टेढ़े होते हैं, तो you are able to see everything, you know, through those horns. So यहाँ पर हमने इस वाले को सिर्फ रोटेट कर दिया, हल्का सा रोटेट कर दिया. सो अगर हमने उसे रोटेट कर दिया तो यू सी इट बिकेम अ वाई, एंड अल्टीमेटली इसके थ्रू मैं ये वाला बॉन्ड देख पा रही हूं, इसके थ्रू मैं, सॉरी, इसके थ्रू यहां से मैं ये वाला बॉन्ड देख पा रही हूं, एंड अल्टीमेटली ऑल द बॉन्ड्स आर विजिबल टू मी. This is what we mean by staggered and eclipsed. So here also it's written conformation in which hydrogen atoms attached are as close as possible is eclipsed, because they are in the same inclination or same alignment, and when they are far away then it is staggered. Here also when you look at the cat, this kind of view, this kind of the sawhorse wala picture जो यहाँ आपको दिख रहा है, this is somewhere the eclipsed one, because this is in same alignment as this, and then this is in the same alignment as this, and then so on and so forth. So this is what is known as staggered and eclipsed one. Now this is eclipsed again. This is eclipsed because पीछे ऊपर आपका सब similar जा रहा है. अब इस रिप्रेजेंटेशन को देने के लिए एक्लिप्स और स्टैगर्ड दोनों ही रिप्रेजेंटेशन सॉहर्स और न्यूमैन ने दिए थे, दोनों ने अलग अलग दिए. सॉहर्स ने क्या कहा कि आप इन बॉन्ड्स को दिखाइए और एक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड इस तरीके से दिखाओ. न्यूमैन ने कहा क्योंकि ये 3D अरेंजमेंट में है, आपको ये लाइंस बनानी ही क्यों है, तो आप ऐसा कीजिए, आप फ्रंट में सिर्फ एक सर्कल बना के दिखाइए which represents your front circle, and you say this is my carbon, this is my hydrogen, and this is your staggered thing, यानी ये जो 3 मैं बना रही हूँ ये पीछे वाले हैं, and this one is a eclipsed one. Eclipsed one मतलब ये वाले हाइड्रोजन ने पीछे वाले हाइड्रोजन को eclipse कर दिया है. So this is what the Newman and the Sawhorse presentations were, conformations were. तो इसको आप ना, मैं अभी आपको तरीका दिखाती हूँ कि आप इसको कैसे घर पे भी बना सकते हो ना. जब हम इनकी स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो स्टैगर्ड जो है वो थोड़ा सा स्टेबल होता है. क्यों स्टेबल होता है? दोनों जो हाइड्रोजन्स हैं पीछे, दोनों जो हाइड्रोजन्स हैं उनके बीच में एक एंगल है. दिस एंगल इज कॉल्ड डाइहीड्रल एंगल. सो दे डू नॉट हैव स्टेरिक हिंड्रेंस देयर, दोनों एक दूसरे को टकरा नहीं रहे हैं. जबकि एक्लिप्स्ड में दे आर वेरी नियर टू ईच अदर, सो देयर इज क्वाइट अ पॉसिबिलिटी, एंड द डाइहीड्रल एंगल इज वेरी लो. When the dihedral angle is very low, automatically they will have an option, or they will have a possibility that they will hinder each other and there will be steric hindrance. So staggered one, or is believed to be more stable in comparison to the eclipsed one. So before I come to alkenes, just let me show you that how you can make these conformations in just a minute. Ma'am, your voice is breaking. Because I'm on mobile hotspot, I can't do anything about it, Nandini. We don't get Wi-Fi here, no, so that is the main problem. Ma'am, Ma'am, like you said, you have sent out consent forms. Ma'am, it is for us also. No, it's not for you. It's only for 10th and 12th. And not even for 10th, it's only for 12th, because they have to appear for board practical exams, no? So that is why.
I used a pencil and some clay thing. Just finding that picture. Otherwise, I'll make it again. No issues. Here. Yeah. Please let me know if you can, see the screen. So can you see this? This is a simple clay thing. If you don't have a clay, you can use the atta, okay, the dough. Can you see the picture? Yes, ma'am. Yeah. So this is the front carbon. This is the front carbon, okay. और पीछे पेंसिल लगा है, जो ये हाथ में पकड़ा हुआ है ना, वो पेंसिल है. So ये फ्रंट कार्बन के 3 हाइड्रोजन्स हैं, जिसको आप मैचस्टिक या आपकी जो टूथपिक होती है उसके साथ लगा दो, और पीछे आपका जो वर्जन है वो एक्लिप्स्ड है. और इफ यू सी दिस, आई थिंक दिस इज मोर विजिबल एंड दिस इज मोर क्लियर. दिस इज द एक्लिप्स्ड वन. दिख रहा है, ये एक्लिप्स्ड है. दिखा ना, ये दोनों अगर आप आगे से देखोगे यहाँ से, तो ये ओवरलैपिंग करेगा. दिख रहा है ये आपको? यस मैम. ये अब आप क्या कीजिए, इन दोनों में से किसी भी कार्बन को घुमा दो. किसी ये वाला जो है वो इन दोनों दिखेगा, है वो इन दोनों के बीच से दिखाई देगा, और ये वाला जो है वो इन दोनों के बीच से दिखाई देगा. दैट विल बी योर स्टैगर्ड वन. सो दिस इज ईथेन. डिड यू अंडरस्टैंड दिस? समझ आ गया? यस मैम. हाँ, आप इसको ही आप और कर सकते हो. आप यहाँ से एक और पेंसिल लगा दो और एक आटा और लगा दो और उसमें 3 हाइड्रोजन्स लगा दो, तो क्या हो जाएगा? वो प्रोपेन हो जाएगा, फिर ब्यूटेन हो जाएगा. तो उस तरीके से आप इसको यूज कर सकते. ठीक है? आई होप दैट्स क्लियर. आई होप दैट्स क्लियर, राइट? या, ओके. सो दिस वाज कंटेंट जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना था. एंड this is what is the alkane part. Now we'll do the alkene part, and in the alkene part we will again do the same. We'll do the preparation, we'll do the properties, we'll do the chemical reactions. अब वहाँ थोड़ा सा और कम हो जाएगा, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज अब आपको समझ आ गई. तो alkene alkyne में क्या होता है? We don't have carbon number 1. मीथीन नहीं होता ना, मिथाइन नहीं होता. तो जैसे 1 to 4 यहाँ पर गैस था, तो alkenes में 2 to 4 गैस हो जाएगा. एल्काइंस में 2 to 4 गैस हो जाएगा. 5 to 17 लिक्विड ही रहेगा, 18 ऑनवर्ड सॉलिड रहेगा. ये भी इनसॉल्युबल रहेंगे, एल्काइंस भी इनसॉल्युबल रहेंगे, बेंजीन भी इनसॉल्युबल रहेगा. सो द वे थोड़ा नंबर ऑफ रिएक्शंस भी कम हो जाएंगी. एल्केन्स बहुत अच्छे होते हैं, सैचुरेटेड होते हैं, तो नंबर ऑफ रिएक्शन ज्यादा थी. एल्कीन्स में थोड़ी कम हो जाएंगी, एल्काइंस में थोड़ी और कम हो जाएंगी, बिकॉज बाय दैट टाइम you will be thorough with the meaning of the preparations and chemical reactions. So today we have done the entire preparation, physical properties and chemical reactions. Tomorrow we meet for a GST period, and in that period I will start alkenes and probably we will finish. And on Monday I will take your class, and probably on 26 January also, though it's a gadgeted holiday, but I will take a class, a small class, क्योंकि मुझे कंटेंट आपका फिनिश करना है, वरना वो फिर हमारा गड़बड़ हो जाएगा. Because you understand, हमारा लैब अब ऑलमोस्ट रेडी है, and students might come anytime after 26th. So if they are coming, then of course I won't be able to give you time. So what I want is I'll finish the syllabus and you can go through the content. Equilibrium अगर हमारा नहीं होता है, तो what I'll do is I will not give you in exams, though it's mentioned in your syllabus if you have seen the updated syllabus in the website. तो वहाँ पर है. So I won't give you equilibrium, but since I